Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about two important environment committees on Western Ghat, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. वैसे मुझे पता है आपको भी वेस्टर्न घाट्स के बारे में पहले से पता होगा. यू सी, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री रेंजेज एंड इट इज़ अबाउट 1600 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन चेन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लंबा माउंटेन चेन है जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट्स कहते हैं. इनको सह्याद्री भी कहते हैं, खासकर मुंबई और महाराष्ट्र वाले रीजन में. और ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है and it extends from this Tapi river boundary in Gujarat till Kanyakumari in Kerala. और इसकी लेंथ की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज़ 1600 किलोमीटर, लेकिन इसके अगर ओवरऑल एरिया की बात की जाए तो इट इज़ अबाउट 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया. और ये इट इज़ स्पैंड ओवर 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट सिंस गुजरात, महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला एंड टू सम एक्सटेंट इन तमिलनाडु ऑल्सो. अगर बात की जाए रेनफॉल की तो इसके वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा बारिश होती है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी मानसून विंड्स इसको हिट करते हैं इसके वेस्टर्न साइड को तो ये फिर विंडवर्ड रीजन होता है और यहाँ पे फिर बारिश होती है. और दूसरा साइड जो होता है ईस्टर्न साइड वो फिर लीवर्ड या रेन साइड एरिया बन जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है. तो वेस्टर्न साइड रिसीव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जैसे कि आप बात कीजिए मुंबई में, तो मुंबई में काफ़ी बारिश होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर पर ईयर. वही दूसरे साइड में पुणे में बारिश कम होती है, लगभग 75 to 100 सेंटीमीटर एवरी ईयर. और वेस्टर्न घाट्स को 2012 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग दिया है. तो ये तो कुछ बातें हो गई वेस्टर्न घाट्स को लेकर के. और वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि वेस्टर्न घाट काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे कई सारे हाल फिलहाल में नेचुरल डिजास्टर्स भी हुए हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह. जैसे आपको पता होगा 2020 में पिछले साल पुणे के आसपास यहाँ पे एक मेजर लैंडस्लाइड हुआ था. उसके अलावा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था लास्ट ईयर. तो ये चूँकि काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो इसके कंजर्वेशन के लिए दो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई हैं. दोनों इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के क्या रिकमेंडेशंस हैं उनको देखते हैं और उन पे कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उनको भी समझेंगे. सबसे पहली जो कमिटी बनाई गई थी उसका नाम, टेक्निकल नाम था वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल. ये जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल था इसके चेयरमैन थे इन्वायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल साहब. इसलिए कभी कभार इस पैनल को गाडगिल कमीशन नाम से भी जानते हैं. इस गाडगिल कमीशन को बनाया गया था 2010 में और इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की ऑन 31 अगस्त 2011. अगर इस माधव गाडगिल कमीशन के रिपोर्ट की बात की जाए तो इसने काफ़ी स्ट्रिंजेंट सजेशंस दिए थे. स्ट्रिंजेंट सजेशंस इन द सेंस कि पूरे के पूरे जो वेस्टर्न घाट रीजन है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इस पूरे एरिया को आप डिक्लेयर कर दीजिए. सरकार को इन्होंने रिकमेंड किया कि इस पूरे एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दीजिए. मतलब यहाँ पे कई सारे इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट डिग्रेडिंग हो सकती हैं उसको यहाँ पे स्टॉप किया जाना चाहिए इस पूरे एरिया के अंतर्गत. उसके अलावा उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि इस पूरे एरिया को 3 जोन में बांटा जाना चाहिए. इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2 एंड 3. और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में तो काफ़ी हाई प्रायोरिटी रखनी चाहिए. यहाँ पे तमाम तरह के डेवलपमेंटल एक्टिविटी जैसे कि माइनिंग या थर्मल पावर प्लांट ये सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाना चाहिए. तो यहाँ पे गाडगिल कमेटी के जो इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं वो मैंने दे रखे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटायर हिल रीजन शुड बी कन्वर्टेड इनटू इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया एंड देन मेजर पार्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2, 3. इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में तमाम तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, इसको बैन कर देना चाहिए. उसके अलावा इन्होंने कुछ और भी सजेशंस दिए थे. इन्होंने कहा था कि देयर शुड बी अ बॉटम टॉप अप्रोच इन एनवायरनमेंट या गवर्नेंस डिसीजन प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया. बॉटम टॉप अप्रोच उनका मतलब था कि ग्राम सभा के पास ज़्यादा पावर होने चाहिए. जो लोकल लेवल पे ग्राम सभा है उनको पास ज़्यादा पावर होना चाहिए टू डिसाइड कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, कौन से नहीं लगाए जा सकते हैं.
लेकिन ये जो माधव गाडगिल कमेटी थी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं इसने काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स सजेस्ट किए थे, तो इसको फिर क्रिटिसाइज़ किया गया बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स या जो लोकल वहाँ पे आप समझ लीजिए माइनिंग माफियाज़ थे, उन्होंने अपना पूरा आप मनी पावर का इस्तेमाल किया और लोगों को माधव गाडगिल साहब के खिलाफ मोबिलाइज़ किया। एक टाइम ऐसा है, देखिए माधव गाडगिल साहब बात कर रहे हैं ग्राम सभा को ज़्यादा पावर देने का, मतलब लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर देने का, लेकिन वहाँ के लोकल माफियाज़ ने इस तरह से लोगों को कन्विंस किया, माइनिंग माफियाज़ ने, कि इससे आपकी एग्रीकल्चर करने की जो राइट्स है वो छिन जाएगी, आपके इकोनॉमिक जो आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आप सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इस तरह का माहौल बना कि माधव गाडगिल कमेटी को बहुत कंडेम किया गया। लोगों ने वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने माधव गाडगिल साहब के कई सारे जगह पुतले जलाए और माधव गाडगिल कमेटी के रिपोर्ट्स को ठीक तरीके से फिर ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। माना जा रहा था कि माधव गाडगिल कमेटी ने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, जबकि उन्होंने डेवलपमेंट को या लाइवलीहुड को, लोगों की नौकरी या फिर उनके जो भी प्रोफेशन है उसको नेग्लेक्ट किया है। इससे लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ सकता है, लाइवलीहुड पे असर पड़ सकता है। ओवरऑल इट वाज फेल्ट लाइक कि माधव गाडगिल कमिटी इज़ वे टू इम्प्रैक्टिकल, वे टू आइडियल टू इम्प्लीमेंट। तो फिर माधव गाडगिल कमेटी के बाद एक दूसरी कमेटी बनाई गई, के कस्तूरी रंजन कमेटी। के कस्तूरी रंजन कमेटी का टेक्निकल नाम था हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। इसको काम दिया गया कि आप माधव गाडगिल कमेटी के रिपोर्ट्स को पढ़िए और बताइए कि उसमें क्या चेंजेस लिए जा सकते हैं उसको प्रैक्टिकेबल बनाने के लिए। और फिर के कस्तूरी रंजन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया। इनके हिसाब से ओनली 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि माधव गाडगिल कमेटी ने पूरा का पूरा एरिया वेस्टर्न घाट का कहा कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। उसमें भी उसके 3 पार्ट होने चाहिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, 2 एंड 3। अकेला इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 शुड बी अबाउट 60% ऑफ द एरिया, जहाँ पे तमाम तरह के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बैन हो जाने चाहिए। वही के कस्तूरी रंजन कमेटी कहते हैं कि सिर्फ 37% एरिया जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर होना चाहिए, बाकी सब पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन जो भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होगा वहाँ पे देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, क्वायरिंग एंड सैंड माइनिंग, ये सब बैन लगाए जाएंगे इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। तो आप देख सकते हैं कि गाडगिल कमेटी के रिपोर्ट के सामने कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ने इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया। उसके अलावा इन्होंने कहा कस्तूरी रंजन कमेटी ने कि माइनिंग वगैरह ये सब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में ख़त्म कर दिए जाने चाहिए विद इन 5 ईयर्स। तो जो ये एरिया है लगभग 37% एरिया, वहाँ पे इन्होंने कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बताए, लेकिन लगभग 63% एरिया को उन्होंने किसी भी नॉर्म से फ्री कर दिया। अब हाल फिलहाल में ये दोनों ही कमेटी न्यूज़ में क्यों हैं? दोनों ही कमेटी के रिकमेंडेशंस न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि वो कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो कर्नाटका के कई सारे लोगों की लाइवलीहुड खतरे में पड़ जाएगी। तो ध्यान से समझिए, माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट को तो इन्होंने बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया वहाँ की लोकल सरकारों ने, और अब के कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन को भी जो बेयर मिनिमम है 37% बस एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के लिए कह रहा है, उसको भी अब ये लोग कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप मान सकते हैं कि देयर माइट बी सम लोकल पॉलिटिशियन एंड माफिया, माइनिंग माफिया नेक्सस, जो सरकार को या फिर सरकार के कुछ मिनिस्टर्स को या फोर्स कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है कि के कस्तूरी रंजन कमेटी के भी रिकमेंडेशंस को ना माना जाए ताकि इन एरियाज़ में माइनिंग वगैरह ना रोकी जाए। और अगर इन एरियाज़ में माइनिंग नहीं रोकी गई, इन एरिया में सैंड क्वायरिंग नहीं रोकी गई, तो आने वाले टाइम में लैंडस्लाइड्स और भी होंगे इस एरिया में, और भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी। लेकिन फिर भी कर्नाटका सरकार कह रही है कि हम के कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नेचुरली जो भी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं दे आर कंडेमिंग द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, दे आर सेइंग कि इस तरीके का ऑपोजिशन टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन माइट बी डिजास्टरस इन लॉन्ग रन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about C is a change maker campaign and this topic is important from our syllabus paper 2 Indian society point of view। तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले ज़रा देखते हैं कि जो विमेन के लिए सीट्स रिजर्व हैं लोकल बॉडीज़ में, पंचायत के अंदर या म्यूनसिपालिटीज़ में, उसका सच में विमेन को कितना फ़ायदा मिल रहा है। आपको एक बात तो पता है कि
1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, मे इट बी पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़। लेकिन ये सीटें रिजर्व किस लिए की गई थी? ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में बढ़े और ओवरऑल विमेन के अंदर एक लीडरशिप स्किल निकल के आए और विमेन के कंसर्न्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में लिए जाएं। लेकिन ये जो भी एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स थे वो हो नहीं पाए अभी तक। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। फर्स्ट, मेल डोमिनेशन। तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एरिया विमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। जैसे 1/3 सीटें रिजर्व होती हैं तो पूरी जो भी पंचायत की जो सीट्स होती हैं इसमें 1/3 एरिया को विमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। अब वहाँ पे अगर मान लीजिए कि विमेन जीत भी जाती हैं, विमेन ही जीतेगी, अगर सीटें रिजर्व हैं तो ऑफकोर्स विमेन ही जीतेगी, तो उस एरिया में विमेन सरपंच होने के बाद भी एक नया कॉन्सेप्ट चलता है सरपंच पति। जो इस वुमेन का पहले से पति था, जो पहले हो सकता है सरपंच हुआ करता था, वही अभी भी सारे मामले देखता है और लोग इसी को सरपंच साहब बुलाते हैं, जबकि रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पेपर पे ये वुमेन सरपंच है। तो बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेशन, डिस्पाइट सीट्स बीइंग रिजर्व्ड फॉर वुमेन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सरपंच पति कंटिन्यूज एंड विमेन जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि उनके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होगी आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वो हो नहीं पाता है। उसके अलावा जो पैट्रियार्कल कल्चर है खासकर रूरल इंडिया में कि वुमेन को घूंघट में रहना है, उनको लोगों के सामने सबके सामने बोलना नहीं है, ये कल्चर के कारण भी जो विमेन है दे देमसेल्फ लिमिट फ्रॉम गोइंग इनटू मीटिंग्स ऑफ पंचायत एंड इस कारण से जो उनकी लीडरशिप स्किल जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि रिजर्वेशन देने के बाद निकल के आएगी, वो हो नहीं पाती है। और तीसरा, एब्सेंस ऑफ वुमेन फ्रॉम पंचायत मीटिंग्स। अगर मान लीजिए कि आपने सरपंच वुमेन को बना भी दिया, एक वुमेन को सरपंच बना भी दिया, तो इसीलिए बनाया जाता है ना वुमेन को सरपंच कि वो वुमेन के कंसर्न्स को अच्छे से सुनेंगी और वुमेन के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगी। लेकिन पंचायत की मीटिंग में वुमेन खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि जिस तरह का पैट्रियार्कल कल्चर है रूरल एरियाज़ में, तो अगर विमेन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी पंचायत की मीटिंग में तो विमेन सरपंच हो करके भी विमेन को कंसर्न के वो कैसे फुलफिल कर पाएंगी। सो ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स दैट हैज़ लेफ्ट द रिजर्वेशन, दैट 1/3 सीट्स जिस पर्पस से रिजर्व किया गया था उस पर्पस को अभी तक अचीव होने नहीं दिया है। और अब इन्हीं सब कारणों से एक नई इनिशिएटिव ली है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में चाहे एस्से हो या फिर इंडियन सोसाइटी का पेपर हो या पॉलिटी वाला पेपर हो, वहाँ पे लिख सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है या ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, जिसका नाम है सी इज अ चेंज मेकर। इस सी इज अ चेंज मेकर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में विमेन को, खासकर जो गांव के लेवल पे जो विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी ताकि वो लीडरशिप रोल्स को अच्छे से ले पाएँ। इसमें वैसे तो ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट मेंबर्स तक सबको ट्रेनिंग करने की बात की गई है, लेकिन ज़्यादा फोकस किया जाएगा ग्राम लेवल पे जो इस तरह की विमेन हैं जिनके नाम पे सीटें रिजर्व हैं, सरपंच हैं वो, लेकिन अभी भी वो घर के अंदर रहती हैं और सरपंच पति नाम का कॉन्सेप्ट चलता है। ऐसे विमेन पे फोकस किया जाएगा अंडर सी इज अ चेंज maker campaign. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about laser communication relay demonstration, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो सबसे पहले तो आप समझिए कि there are different kinds of electromagnetic waves, जैसे कि आपको पता है गामा रेज ज़्यादातर न्यूक्लियर रेडिएशंस के टाइम में निकलते हैं। उसके अलावा एक्स रेज, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगा। फिर गामा रेज से कम होती है फ्रीक्वेंसी एक्सरे की, वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। एक्सरे का इस्तेमाल किस पर्पज़ से किया जाता हो तो आप समझते ही हैं, एक्सरेज वगैरह निकालने के लिए। फिर होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिनकी एक्सरे से फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। फिर होते हैं विजिबल लाइट्स जिनकी अल्ट्रा वायलेट से फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। फिर होते हैं इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की इन सब में आप देखिए तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो स्पेस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे सैटेलाइट्स हम भेजते हैं स्पेस में और वहाँ से कम्युनिकेशन के लिए, या मान लीजिए कि किसी दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए जब हम कोई दूसरा प्रोब भेजते हैं, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने भेजा, तो उन सब पर्पसेज में स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग अभी तक यूज करते रहे हैं रेडियो वेव। चूँकि रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए रेडियो वेव को ज़्यादा टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन को सेंड करने में, मैसेज को सेंड करने में ऑन द अर्थ।
और इसी कारण से अब प्लान किया जा रहा है कि क्यों ना हम इस तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करें जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए अक्रॉस द स्पेस एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे रेडियो वेव के जगह पे इंफ्रारेड का इस्तेमाल करें। क्योंकि इंफ्रारेड मतलब लेजर का, लेजर इज ए टाइप ऑफ इंफ्रारेड। अगर हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं तो लेजर जो कि एक इंफ्रारेड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि लेजर रेडिएशन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन सेंड करने में थ्रू स्पेस। अगर नासा का डाटा माना जाए तो नासा के हिसाब से अगर हमें मार्स के तमाम इंफॉर्मेशन को अगर अर्थ पे भेजने की बात की जाती है तो उसमें अगर हम रेडियो वेव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें, मार्स सरफेस से मार्स से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को अगर अर्थ पे हम भेजने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करें तो उसमें हमें 9 वीक्स का समय लग जाता है। जबकि अगर हम उसके लिए लेजर का इस्तेमाल करें यानी कि इंफ्रा रेडिएशन का इस्तेमाल करें तो यही काम बस 9 दिनों में हो सकता है। तो आप सोचिए, एक जगह 9 वीक्स फॉर रेडियो वेव्स और दूसरी तरफ 9 डेज फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन लेजर टेक्नोलॉजी। लेकिन दिक्कत यह है कि लेजर टेक्नोलॉजी को अभी तक ठीक तरीके से डेवलप नहीं किया गया है फॉर स्पेस कम्युनिकेशन। इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड एज अ लार्जर स्केल। और यही कारण है कि नासा ने कल के दिन एक नई स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक नया प्रोब भेजा है जिसका नाम है लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। किसी भी अगर नए लॉन्च में अगर नाम डेमोन्स्ट्रेशन लगा है तो आप समझ जाइए कि इसको बस इसलिए भेजा गया है कि इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सके। तो अभी ये जो नया प्रोब मिशन भेजा गया है न्यू लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, नाम से ही समझ जाइए कि स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसको टेस्ट करने के लिए, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये नया प्रोब मिशन भेजा गया है। इट विल बी फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर नासा। तो नासा ने फ्यूचर में लेजर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा सके स्पेस कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन भेजा। अब ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद फ्यूचर में इस तरह के कम्युनिकेशन जो प्रोब्स होंगे उनमें लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो LCRD है, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, इसमें लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक जितने भी नासा के स्पेसक्राफ्ट थे दे वुड बी यूजिंग और दे वेर यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर कम्युनिकेशन। तो अभी तक सब ये यूज कर रहे थे, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब हम लोग लेजर का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। नासा ने इसके लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन भेज भी दिया। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो कम्युनिकेशन अक्रॉस द स्पेस विल इंक्रीज और द रेट ऑफ द कम्युनिकेशन अक्रॉस द स्पेस विल इंक्रीज एटलीस्ट बाय 10 टाइम्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about ज्ञानपीठ award and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। इसको 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया था बाय भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड भारत सरकार नहीं देती है। इट इज़ गिवन बाय अ ट्रस्ट जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट को फाउंड किया था साहू शांति प्रसाद जैन फैमिली ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ग्रुप के ओनर्स हैं। तो इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट बनाया है और यही ट्रस्ट ज्ञानपीठ अवार्ड देता है सिंस 1961 विच इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया के राइटर्स को दिया जाता है who write in any of the 22 official or scheduled languages of India mentioned under 8th schedule। इसके अलावा इंग्लिश में भी अगर वो लिखते हैं तो उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज 22 लैंग्वेजेज इफ दे राइट इन इंग्लिश दे कैन गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। 1982 से पहले ज्ञानपीठ अवार्ड किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद से ज्ञानपीठ अवार्ड लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। तो मतलब अब ज्ञानपीठ अवार्ड जब दिया जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि आपको ये अवार्ड हम इस बुक के लिए दे रहे हैं। अब बोला जाता है कि आपको बस हम आपके अभी तक के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दे रहे हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख रुपए का अवार्ड होता है, कैश प्राइज होता है। उसके अलावा इस तरह का एक साइटेशन होता है, देयर इज ए ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ गॉडेस सरस्वती। इस तरीके से करंट न्यूज़ ये है कि असम से असमीज़ राइटर, असमीज़ पोएट नीलमणि फुकान साहब को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। तो
2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड विच इज़ 56th ज्ञानपीठ अवार्ड विल बी गिवन टू नीलमणि फुकान साहब अकॉर्डिंग टू अ रिलीज ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। उसके अलावा उन्होंने अगला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2022, उसका भी नाम अनाउंस कर दिया अपने वेबसाइट पे। इट विल बी गिवन टू अ कोंकणी ऑथर दामोदर माउजो। और नीलमणि फुकान साहब हैज़ नाउ बिकम द थर्ड असमीज राइटर टू रिसीव कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके पहले बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य साहब वॉज द फर्स्ट असमीज रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। उनको यह ज्ञानपीठ अवार्ड 1980 में दिया गया था फॉर हिज नोवेल मृत्युंजय द इमोर्टल। आपको याद होगा, मैंने अभी बताया कि 1982 से पहले जब ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता था तो किस बुक के लिए दिया जा रहा है वो भी बताया जाता था। तो बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी सबको जब दिया गया तो उनको बताया गया कि आपको यह अवार्ड मृत्युंजय बुक के लिए दिया जा रहा है। बाद में उन्हें एक स्पेसिफिक बुक का नाम मेंशन करना छोड़ दिया और उन्होंने बस लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह, लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह ज्ञानपीठ अवार्ड देना शुरू किया सिंस 1982। दूसरी असमीज राइटर या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट असमीज वुमेन या सेकेंड ओवरऑल असमीज राइटर टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज ममोनी रॉयसोम गोस्वामी। एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि नीलमणि फुकान साहब को पहले ही साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, अगेन इट इज अबाउट पेस्टिसाइड्स इन टी क्रॉप्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि 13 आउट ऑफ 14 सैंपल्स collected by tea board from different tea gardens of Assam have failed chemical residue test। तो 14 जगहों से टी सैंपल कलेक्ट किए गए टी बोर्ड द्वारा और उनका केमिकल रेजिड्यू टेस्ट कराया गया। केमिकल रेजिड्यू टेस्ट में देखा जाता है कि कहीं कोई केमिकल, हार्मफुल केमिकल तो नहीं रह गया है फूड प्रोडक्ट में। इट इज़ अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज द पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू लेवल इन द फूड प्रोडक्ट। आपने कोई फूड प्रोडक्ट उगाए, जैसे इस केस में आप टी उगा रहे हैं और उसमें आप थोड़े बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं इसको उगाने के लिए। बाद में अगर इसके अंदर केमिकल रह जाएगा तो वो केमिकल रेजिड्यू टेस्ट में आ जाएगा और माना जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो केमिकल रेजिड्यू टेस्ट फेल कर गया। और यही हुआ है। 13 आउट ऑफ 14 गार्डन्स हैव फेल्ड इन केमिकल रेजिड्यू टेस्ट। जब इनके गार्डन्स के टी के पत्तियों की केमिकल रेजिड्यू टेस्ट कराई गई तो उसमें 2 खतरनाक तरह के पेस्टिसाइड्स साइपरमेथ्रिन एंड मोनोक्रोटोफोस पाए गए। साइपरमेथ्रिन एंड मोनोक्रोटोफोस बोथ आर काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। मोनोक्रोटोफोस तो इतना हार्मफुल है कि जो टी गार्डन वर्कर इसका स्प्रे करते हैं उनको, उनके स्किन को या आँखों को भी ये उसको डैमेज कर सकता है। उसके अलावा साइपरमेथ्रिन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग अबाउट कैंपा। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग about Campa, that the fund goes to Consolidated Fund of India. Actually it goes directly to the compensatory afforestation fund, not to the Consolidated Fund of India. And Konyakan tribes recently seen in news belongs to, of course, option C, Nagaland. That's all from our side for today. Thanks for watching.